नाउ गाइज एक्सेसिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ऐसे मेटल्स जो मिडल में हैं, मतलब मॉडरेट रिएक्टिव हैं, ज़्यादा भी नहीं ज़्यादा कम भी नहीं, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, लीड। तो इनके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये मेटल्स हमें सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगी या तो वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेगी। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस हैं। कार्बोनेट्स के फॉर्म में अगर हैं तो हमें उसको सिर्फ गर्म करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और अगर सल्फाइड के फॉर्म में है तो हमें उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करना है। मतलब यहाँ पर दो प्रोसेस हैं। कार्बोनेट के लिए आएगा कैल्सिनेशन और सल्फाइड के लिए आएगा रोस्टिंग। ओके, सो समझो कि हमारे पास जिंक सल्फाइड है ZnS, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने उसको गर्म किया तो ZnS जो है वो कन्वर्ट हो गया ZnO में, ZnS to ZnO। यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाता है गैसेस फॉर्म में। ZnCO3 है जिंक कार्बोनेट, उसको गर्म करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें से CO3 सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा, ZnO + CO2। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हैं, एक कैल्सिनेशन एक रोस्टिंग। ठीक है, अब दोनों की एंड प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आगे कहा था कि वो ऑक्साइड्स मिलेंगे, तो ऑक्साइड्स हैं तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे, उसके लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट उसको यूज़ कर सकते हैं। तो द मेटल्स ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड था ZnO, उसको आप कार्बन के साथ गर्म करें तो आपको मिल जाएगा Zn + CO। ठीक है, नाउ यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम इसी स्टैंडर्ड में आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नाउ गाइस द थिंग इज दैट कि वी हैव हियर सम रिडक्शन प्रोसेस जिसमें डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। Using carbon to reduce the metal oxides to metals, sometimes displacement reaction can be used because carbon is not used each and every time. Like the highly reactive metals जैसे सोडियम है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तो वहाँ पर कार्बन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा उस मेटल की ऑक्सीजन के ऊपर एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर हम कोई और एक हायर एक्टिव या रिएक्टिव एलिमेंट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड है MnO2, तो अगर उसको आपको रिड्यूस करना है तो कार्बन से नहीं होगा, तो हमें मैंगनीज से ज़्यादा, जैसे कि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा MnO2 + एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जाएगा, मतलब कि एल्यूमिनियम रिडक्शन करेगा मैंगनीज का, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, तो MnO2 में से हमें मिल जाएगा Mn और एल्यूमिनियम से मिल जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर प्लस हीट है, मतलब कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज होने वाली है। तो इसी को हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार कि दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक and the amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से जो हीट रिलीज होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो हमें मेटल मिलेगी वो मेटल मॉल्टन फॉर्म में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, मतलब Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम, अगर ऐसा हम करेंगे तो जो आयरन जो है आपको प्योर मिलेगी वो मॉल्टन स्टेट में मिलेगी, और वही मॉल्टन आयरन जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन्स पार्ट्स, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन से हम क्या कर सकते हो कि मशीन हैं या रेलवे ट्रैक्स हैं जिनके अंदर क्रैक्स हो गए हैं या होल हो गए हैं, तो उनको हम फिल कर सकते हैं। So reaction it is given Fe2O3 + 2 aluminum gives Fe + Al2O3। ठीक है, तो थर्माइट प्रोसेस याद रखना दोस्तों। और देन आफ्टर एक्सेसिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी, जो सबसे ऊपर है, मतलब ये
हाईली रिएक्टिव मेटल होगी, वेरी रिएक्टिव मेटल, तो दे कैन नॉट बी ऑब्टेन इन देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन ओनली। कार्बन के साथ गर्म करके आप उसको प्योर फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस दिस टाइप ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, बिकॉज ऑफ द एफिनिटी, अट्रैक्शन जो होता है कार्बन का ऑक्सीजन के ऊपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का होता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, तो उसके लिए आपको सिंपल रिडक्शन प्रोसेस जो है वो काम में नहीं आएगा। इसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम कैथोड और एनोड के ऊपर ये मेटल्स या तो ऑक्सीजन जो है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सो द मेटल्स आर डिपोजिट एट द कैथोड। नेगेटिव चार्ज के ऊपर आपको मेटल्स मिल जाएगी, जो भी जैसे क्लोरीन आपने लिया था NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड है या Na2O है, ठीक है, तो जो भी आपका नेगेटिव आयन होगा वो आपको मिल जाएगा एनोड के ऊपर, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से आपको कैथोड के ऊपर सोडियम मिल जाएगा और एनोड के ऊपर आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगा। Thus we can react the cathode, we can obtain on the cathode metals, on the anode gases like chlorine और ऑक्सीजन। उसी तरह से हम एल्यूमिनियम का भी इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। अब जहाँ पर ये इतने प्रोसेस करने से हमें मेटल मिलती हैं, वो मेटल 100% प्योर नहीं होती, तो हमें उसका रिफाइनिंग करना पड़ता है। तो रिफाइनिंग करने से हमें 100% प्योर मेटल मिल जाएगी। तो रिफाइनिंग करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो मैनी मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, टी, निकल, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस या तो इलेक्ट्रोनिकली। इसमें क्या करना है दोस्तों, तो जो हमारे पास जिसको इलेक्ट्रोलाइट करना है उसका इम्प्योर रोड, उसी मेटल का प्योर रोड और उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हमें लेना होता है। तो इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड, whereas the thin strip of pure metal it is which is perform as cathode, and the solution of metal salt is used as an electrolyte. For example, आपको कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपर का प्योर रोड, कॉपर का ही इम्प्योर रोड, दोनों लेना है। कॉपर का जो इम्प्योर रोड है वो आप एज एनोड लेंगे, कॉपर का जो प्योर रोड है वो एज ए कैथोड लेंगे, और उसके अंदर जो सॉल्ट सॉल्यूशन रखा जाएगा वो रहेगा कॉपर का ही सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब कॉपर सल्फेट ले सकते हो आप। फिर उनको आप इस तरह से, जैसे यहाँ पर फिगर में बताया गया है, आप अरेंज कर दें। देखो, प्योर कैथोड नेगेटिव, इम्प्योर एनोड पॉजिटिव, और उसके अंदर में लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। बैटरी से कनेक्ट करके अगर इस तरह से हम पार्टस को अरेंज करके इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का आयोनाइजेशन होता है, और वो कॉपर के आयन जो है वो कैथोड के ऊपर अटैक होकर वहाँ पर जमा होते हैं। जितने कॉपर के आयन जाएंगे उतने ही कॉपर के आयन एनोड के ऊपर से सॉल्यूशन में आएंगे, और इस तरह से कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कॉपर के आयन सेम रहेंगे, लेकिन कैथोड जो है वो बढ़ता जाएगा और एनोड जो है वो कम होता जाएगा। अब जब एनोड में से कॉपर रिलीज़ होगा तो उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी रिलीज़ होगी, और वो इम्प्योरिटीज़ एनोड के ही नीचे जमा होगी, जिसको कहा जाता है एनोडिक मड या तो एनोडिक पंक। तो इस तरह से हम रिफाइनिंग भी कर सकते हैं।